भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा, यानी उसके अंतर्गत जितने भी परीक्षा हैं, सभी परीक्षा में जितने भी सवाल अभी तक पूछ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर परीक्षा में प्रत्येक बार यहीं से ही सवाल आते हैं और उन्हीं सवालों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। हम एक करके चलेंगे। पहला सवाल यहाँ आपके सामने है। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना क्योंकि अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा, इससे जितने भी सवाल अभी तक जितने भी गवर्नमेंट परीक्षा में आए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे और अक्सर यही प्रश्न ही आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। क्वेश्चन है मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, गार्सा दत्तासी ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया या मिश्र बंधु ने किया। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने किया? तो किसने लिखा था बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपर का भी प्रश्न और ये प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी इसके पहला प्रश्न जो लिए थे और इस प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो किए थे वे कौन किए थे? तो गार्सा दत्तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तभी आपको ऊपर के प्रश्न में भी वही हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ये है अंग्रेजी, बी है फ्रांसीसी, सी है स्पेनिश और डी है जर्मन। यानी गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे?
तो यहाँ ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन। देखिए मित्रों, यह प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 फर्स्ट सिटिंग में पूछ चुका है। तो क्या आंसर होगा? तो गार्सा द तासी किसके विद्वान थे? तो गार्सा द तासी फ्रांस के थे। तो किसके विद्वान थे? तो वे फ्रांसीसी विद्वान थे। क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। तो क्या होगा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गार्सा द तासी, शिव सिंह सेंगर, और डी है मिश्र बंधु। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछ चुका है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? क्या होगा आंसर? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्सा द तासी। देखिए प्रश्न घुमाकर पूछता है, एक ही प्रश्न को घुमाकर पूछता है, तो हर तरीके से प्रश्न को हमें क्या करना है? याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा है? यानी काल कर्मानुसार यानी कालानुक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया है? काल कर्मानुसार यानी कालानुक्रम का प्रयोग किया गया है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था वो वर्णानुक्रम और कालानुक्रम के आधार पर लिखा गया था प्रारंभ में, बाद में फिर उसमें परिवर्तन आए। तो काल कर्मानुसार का मतलब हुआ कालानुक्रम के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी तज़किराए शुरा हिंदी, और डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बताइए, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो कौन सा है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तज़किराए शुरा हिंदी, या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो क्या आंसर होगा? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है? तो यह जो इतिहास ग्रंथ है यह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस पद्धति को अपनाए थे? तो काल कर्मानुक्रम यानी कालानुक्रम पद्धति को अपनाए थे। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य के जितने भी कवि थे सभी को काल के आधार पर, अर्थात जिस काल में जो कवि हुए उनका स्थान वहीं दिए, यानी काल के आधार पर उनका क्या रखे? उनको अपने इतिहास ग्रंथ में रखे। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ये देखिए, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछ चुका है। क्या आंसर होगा? यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी किनका ग्रंथ है? यानी यह इतिहास ग्रंथ किनका है? गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये किनका ग्रंथ है? तो गार्सा द तासी का है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किनका इतिहास ग्रंथ है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मित्रों, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, इसलिए
प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में आप बैठिएगा तो यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि हर बार प्रश्न यहीं से आता है। सिर्फ प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है, पर प्रश्न वही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, यानी हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? यहाँ ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। कौन है बताइए? यह भी प्रश्न देखिए पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछ चुका है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। आपके सामने ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। कौन होगा? जोशुआ केटलर। ऐसी केटलर याद रखना, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? तो केटलर हैं। केटलर को याद रखना। यहाँ देखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किनको है? ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सेंगर, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है मिश्र बंधु। तो बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर को है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, जॉर्ज ग्रियर्सन को है, मिश्र बंधु को है। तो क्या होगा मित्रों इसका आंसर? देखिए यह भी प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछ चुका है। तो क्या आंसर होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन नंबर ये है शिव सिंह सेंगर, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका इतिहास ग्रंथ है, जिसका रचना काल है 1929 ईस्वी, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र रूप से क्या किया? पुस्तक का रूप दिया गया। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किनका इतिहास ग्रंथ है? तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, और उसी में हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कोशिश किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? सबसे पहले ये ऊपर तो चर्चा हो ही गया है कि यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो यहाँ वही प्रश्न आया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? यह देखिए यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आ चुका है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो ऊपर देखिए दिया हुआ है कि नागरिक प्रचारणी द्वारा
हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में इसे पहले लिखा गया था। बाद में इसे क्या किया गया, आगे इसे प्रवर्धित और विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। लेकिन पहले किस भूमिका में लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। यहाँ भी प्रश्न वही है, मूलतः यह जो कृति है किस कृति की भूमिका में लिखा गया, तो हिंदी शब्द सागर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हिंदी शब्द सागर। देखिए आंसर बी है, तो बी क्या है, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। क्या वर्ष है, ऊपर हम अभी चर्चा कर चुके थे ऊपर के प्रश्न में, तो क्या होगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919 या 1929। यह प्रश्न देखिए दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो क्या आंसर होगा, तभी ऊपर हम चर्चा किए थे यानी पिछले प्रश्न में, इसका जो रचना काल है 1929 ईस्वी है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले लिखा गया था किंतु बाद में क्या किया गया, तो बाद में से स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। यहाँ ऑप्शन दिए हुए, राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी नहीं होगा। आगे है रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास, तो यही क्या है, इसका सही आंसर है। क्योंकि अभी हम पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके थे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो लिखा गया था वह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था। किनका था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो सही आंसर क्या होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए आंसर देख लेते हैं, देखिए आंसर भी दिया हुआ है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। यही क्या है, यह जो रामचंद्र शुक्लकृत जो ग्रंथ है यह पहले क्या था, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, जो बाद में क्या हुआ, इसे एक स्वतंत्र पुस्तक बना दिया गया। देखिए यह प्रश्न केबीसी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछ चुका है। मित्रों यहाँ जितने भी प्रश्न हम ले रहे हैं सभी प्रश्न हर परीक्षा में हर बार आते हैं, तो सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप भारती विजन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको न कोई पैसे देने, बस हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके सामने इसी तरह एक से बढ़कर एक रिवीजन क्लास लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1840 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल है क्या है, 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी और 1840 ईस्वी। क्या होगा आंसर इसका मित्रों, बताइए। 1833, 1830, 1836, 1840। यह देखिए KVS परीक्षा 2018 में पूछ चुका है। तो क्या आंसर होगा, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। यहाँ देखिए मित्रों 1833 नहीं होगा, 1830 ये भी नहीं होगा, 1836 ये भी नहीं होगा, 1840 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, सभी गलत है, क्योंकि शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो 1800 कितना है मित्रों, 1883 है। कितना है, तो 1883 है। तो इसमें सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो 1883 है। इसे याद कर लेना।
देखिए यहाँ दिया हुआ है शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 यानी लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया। और दूसरी बात है यह हिंदी का क्या है, यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें जितने भी कवि हैं सभी कवि क्या हैं, तो सभी हिंदी भाषा के कवि, ये भी याद रखना। जितने भी कवि हैं सभी क्या हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं। और शिव सिंह सेंगर क्या हैं, तो हिंदी भाषा के प्रथम इतिहासकार हैं, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं, तो शिव सिंह सेंगर है। इसे याद रखना क्योंकि परीक्षा में यहाँ प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले कौन विद्वान हैं, तो शिव सिंह सेंगर हैं। प्रश्न एक और बनेगा कि हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज में कितने कवि हैं, तो लगभग 1838 कवि। और इसका रचना काल क्या है, तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। यह भी प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है पादरी FEK, पादरी एडिसन ग्रिब्ज, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्या इसका आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडिसन ग्रिब्ज। क्या हैं, ये हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। ग्रिप्स याद रखना, यानी हर्षल ग्रिप्स का स्केच बना दो क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अरे 6 छक्के मारे थे, कितने मारे थे, वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे थे। तो हर्षल ग्रिप्स का स्केच तो बनता है। तो पादरी एडिसन ग्रिप्स याद रखना, हर्षल ग्रिप्स, यानी स्केच किनका बनाना है, ग्रिप्स का बनाना है, ग्रिप्स का बनाना है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो पादरी एडिसन ग्रिप्स हैं। यहाँ देखिए आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रिप्स हैं। पादरी FEK द्वारा लिखित इतिहास जो है वो कौन सा है, ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है। याद रखना, ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जब चर्चा होगा। तो अगला प्रश्न है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ग्रियर्सन कृत इतिहास ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। क्योंकि यह जो ग्रियर्सन का जो कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो था वह अंग्रेजी भाषा में था। तो इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया, ऑप्शन नंबर ये है किशोरी लाल गुप्त, बी है राम कुमार वर्मा, सी है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे और डी है डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने किया, या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर ये। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, यानी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया, यानी ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। देखिए ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, याद रखना इन्होंने, इनके जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किए थे वे किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किए थे। कौन? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। यानी ग्रियर्सन का जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरीलाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था किशोरीलाल गुप्त का? तो 1916 ईस्वी भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? देखिए वही प्रश्न घुमाकर पूछ दिया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन नंबर ए है इस्तिवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और डी है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो अभी आप जान रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी किनका रचना था? जॉर्ज ग्रियर्सन का। इसी को उन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद कर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह प्रश्न देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है। वही प्रश्न फिर पूछ दिया, तो फिर इसका भी आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, मित्रों एक ही प्रश्न को कई बार परीक्षा में जो आते हैं परीक्षा में, तो परीक्षा वाले उसे बार बार घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को पूछते हैं। तो हर तरीके से प्रश्न को याद कर लेना। और यहाँ जितने भी प्रश्न हैं हम प्रारंभ में ही आपको बोल देते हैं कि वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना। इसमें अब तक जितने भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से, सभी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। इसे पूरा रिवीजन करके ही परीक्षा में बैठना। यहाँ देखिए, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? मित्रों आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देंगे और भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे लगते नहीं हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए रिवीजन क्लास साथ ही साथ आपके लिए जितने भी मौखिक क्लासेस सभी को लेकर आता हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं, एक से बढ़कर एक सभी क्लास, और बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय में बेहतर नोट्स के रूप में तैयार किया गया। उसे आप पढ़ें और परीक्षा में जाएं, वहां आपको निश्चित है वहीं से प्रश्न मिलेंगे। यहाँ प्रश्न क्या है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन नंबर ये है शिव सिंह सेंगर, बी है महेश दत्त शुक्ल, सी है मौलवी कमरुद्दीन और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि किस इतिहास ग्रंथ ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और काल विभाजन भी किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन
करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है, यानी उन्होंने प्रारंभ की थी, यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1400 ईस्वी से माना था, है ना। और उसे नाम क्या दिए थे? तो आदिकाल का प्रथम नाम चारण काल दिए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग अर्थात इसमें से किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, हरियोध ने या श्याम सुंदर दास ने? इनमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और सबसे अधिक कवियों को क्या किया? उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिए। इसका कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा इतिहासकार है जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सबसे अधिक कवियों को स्थान दिए? तो मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरियोध या श्याम सुंदर दास? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों को क्या किए थे? अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्र बंधु। यहाँ देख लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने 5000 कवियों का स्थान दिया, और जब काल विभाजन किए तो 8 से भी अधिक कालखंडों में क्या किए? उसे बांटे। अगला प्रश्न है, मित्रों आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा, आपके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके सम्मुख एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते रहते हैं, और सभी वीडियो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ भी देखिए, जितने भी प्रश्न अभी तक, जितने भी गवर्नमेंट परीक्षा है, वो टीजीटी के हो, पीजीटी की हो या नेट जेआरएफ की हो, यानी किसी भी स्टेट की हिंदी भाषा से जुड़ी परीक्षा हो, वो सभी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुके हैं और वही प्रश्न लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? अभी जस्ट ऊपर चर्चा किए थे कि मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को स्थान दिया? तो 5000 कवियों को स्थान दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, यानी मिश्र बंधु, यानी मिश्र बंधुओं ने ही अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। यानी मिश्र बंधु विनोद जो है, वे मिश्र बंधु विनोद जो रचना हुई थी वो मिश्र बंधुओं द्वारा हुई थी, और मिश्र बंधु 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे, और यह प्रश्न हर परीक्षा में आ ही जाता है। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। राम बिहारी मिश्र तो होंगे नहीं, तो ये ऑप्शन पहला गलत। दूसरा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, ये भी गलत है। यहाँ गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। यहाँ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिश्र बंधु जो थे वे 3 भाई थे, और यानी 3 सहोदर भाई थे। और वे कौन कौन थे? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। कैसे याद करना? गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव मिश्र बंधु विनोद, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों क्या थे? ये तीनों भाई थे, और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम क्या था? तो मिश्र बंधु विनोद। यहाँ देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है, यानी प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ है, और अंतिम भाग यानी चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है।
अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा 1934 ईस्वी में, और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। तो कितने भाग होंगे मित्रों। तो हम आपको बताए थे प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और अंतिम यानी चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुए थे। तो कितने भाग हो जाएंगे कुल मिलाकर। तो मिश्र बंधु विनोद के कुल कितने भाग हैं। तो 4 भाग हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितने भाग हैं। तो 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से संवत 1925 तक, संवत 1791 से संवत 1889 तक। तीसरा है संवत 1890 से संवत 1925 तक, या डी ऑप्शन है संवत 1791 से संवत 1889। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, संवत 1890 से संवत 1925। यहाँ देख लीजिए मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन जो किए थे उसमें से जो प्रकार इस प्रकार दिया हुआ है, किस प्रकार उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किए थे। तो प्रथम को प्रारंभिक काल नाम दिए थे जिसका समय सीमा 700 से 1400 विक्रमी संवत तक दिए थे। उसके बाद माध्यमिक काल नाम दिए थे जिसका समय सीमा 1445 से 1680 ईस्वी विक्रमी संवत तक दिए थे। तीसरा था अलंकृत काल जिसकी समय सीमा 1681 से 1889 विक्रमी संवत तक दिए थे। चौथा काल था परिवर्तन काल जिसकी समय सीमा 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक दिए थे। और अंतिम जो वर्तमान काल नाम दिए थे जिसे आधुनिक काल कहा जाता है उसकी समय सीमा उन्होंने दिए थे विक्रमी संवत 1926 से आगे, यानी उन्होंने कुल 5 कालखंडों में बांटे थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने प्रथम 3 कालखंडों को यानी प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इसे भी 2-2 उपखंडों में क्या किए थे बांटे थे। तो याद रखना उन्होंने प्रथम 3 काल विभाजन था उनका, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इन तीनों को भी 2-2 उपखंडों में बांटे थे। और अंतिम परिवर्तन काल और वर्तमान काल में कोई उपखंड नहीं किए थे। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर ये है 1850 से 1885 ईस्वी, बी है 1857 से 1900 ईस्वी, सी है 1868 से 1893 ईस्वी और डी है 1800 से 1850 ईस्वी। देखिए मित्रों, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो काल विभाजन किए थे वे विक्रमी संवत में समय सीमा दिए थे, परंतु यहाँ जो समय सीमा दिया हुआ है वह क्या है, वह ईस्वी में दिया हुआ है। तो ईस्वी को भी याद कर लेना, यानी ईस्वी को आपको अगर निकालना हो तो आप हिंदी यानी विक्रमी संवत में 57 वर्ष घटा देना, आपका ईस्वी निकल जाएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1868 से 1893 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी। यहाँ देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, इसे संवत में लगे तो 1925 से 1950, 1925 से 1950 विक्रमी संवत। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी, संवत में चलेंगे तो 1950 से 1975 ईस्वी तक।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्वता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह किसने कहे थे? तो यह कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिए, इसे आपको कैसे याद करना है? तो आपको अगर ईस्वी सन नहीं याद होता है तो आप संवत याद रखिए। संवत प्रथम उत्थान का समय है संवत 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान है 1950 से 1975 विक्रमी संवत, और तृतीय उत्थान है 1975 से आगे। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? तो याद रखिए 1925 में तुरंत आप क्या कीजिए, 57 वर्ष घटाइए, आपका ईस्वी सन निकल जाएगा। हो सकता है 1868 से 1893 में याद करने में दिक्कत हो, तो उसको आप 1925 से 1950 विक्रमी संवत याद रखिए। उससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगा। आप तुरंत 57 वर्ष घटा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। अब यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ क्या है, ये टीजीटी परीक्षा 2009 में आ चुका है। अब यहाँ पर है कि यहाँ ईस्वी में ना देकर विक्रमी संवत में दिया है, तो विक्रमी संवत में मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1925 से 1950 विक्रमी संवत। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? यहाँ देखिए मित्रों, अब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ ईस्वी में दिया हुआ है। ऑप्शन कभी विक्रमी संवत में देता है, कभी ईस्वी में देता है। तो ऑप्शन नंबर ये 1893 से 1918, बी है 1900 से 1920 ईस्वी, सी है 1885 से 1918 ईस्वी, और डी है 1903 से 1920 ईस्वी। तो आपको कैसे इसको याद करना है? आप याद करिए, आप विक्रमी संवत में जाइए तो द्वितीय उत्थान का समय कितना है? तो विक्रमी संवत 1950 से 1975, ये आपको याद है ना? विक्रमी संवत 1950 से 1975। 50 में आप 57 वर्ष घटाइए तो कितना बचता है? 50 में अगर 57 वर्ष घटाते हैं तो 1893 आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी 1950 में 57 घटाते हैं तो 1893 आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1893 से 1918। आज हम यहीं तक देखते हैं मित्रों, और भी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए। वीडियो लंबी हो रही थी जिसके कारण आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं कल पुनः फिर से बचे हुए सभी जितने भी प्रश्न और भी बचे हुए सभी प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है सभी का फिर से एक बार भारतीय विजन क्लासेस में। मित्रों, आज हम पुनः आदिकाल पार्ट 2 MCQ लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। पिछले क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखे थे जो कई परीक्षा में आ चुके हैं। आज हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आदिकाल से जुड़े हुए हैं और जो कई परीक्षा में आ चुके हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब आप करते हैं तो सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारा हौसला बढ़ता है तो हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? क्या प्रश्न है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1895 ईस्वी में, बी है 1893 ईस्वी में, सी है 1898 ईस्वी में, और डी है 1890 ईस्वी में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, यानी कितना ईस्वी में हुई थी? 1895, 1893, 1898 या 1890। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा 1893। कितना हुआ था? 1893। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में
श्याम सुंदर दास ने की थी। यानी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति और एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास थे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है मित्रों कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और किसने इसकी स्थापना की? तो श्याम सुंदर दास। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न, वही प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो नागरिक प्रचारणी मतलब काशी नागरिक की बात की जा रही है। तो 1910, 1893, 1800, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी है नागरिक प्रचारणी सभा, सी है इंडियन प्रेस और डी है राष्ट्रभाषा परिषद। यह देखिए, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछ चुका है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हम अभी बताए थे हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागरिक प्रचारणी सभा। क्या होगा? नागरिक प्रचारणी सभा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा और ठाकुर शिव कुमार सिंह। क्वेश्चन है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ये तो थे, ये प्रथम संस्थापक थे। पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठाकुर रामचंद्र वर्मा जो थे वे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं थे। यहाँ देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे विभूतियों का इसमें क्या था? मुख्य योगदान रहा। और ये क्या थे? इसके संस्थापक थे। जबकि रामचंद्र वर्मा जो थे इसके संस्थापक नहीं थे। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मित्रों, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है जिसके चलते आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है विक्रमी संवत 1800, बी है 1800 ईस्वी, सी है 1798 ईस्वी और डी है 1802 ईस्वी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी। यहाँ देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और जॉन गिलक्रिस्ट उसके क्या थे? तो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों
कौन कौन? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। मित्रों, पोर्ट विलियम कॉलेज से हर परीक्षा में प्रश्न आता ही है, तो इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ लेना है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वे 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो मार्केस ऑफ वेलेल्जी ने। यानी पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी को हुई थी, यानी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो मार्केस ऑफ वेलेल्जी के द्वारा हुआ था। और उसमें जो हिंदुस्तानी भाषा विभाग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वे कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। और इसमें 2 भाषा पंडितों को भी इसमें नियुक्ति किया गया था। वो कौन कौन थे? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न वही प्रश्न फिर है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में। प्रश्न घुमा फिरा कर वही प्रश्न कई परीक्षा में आता है, इसलिए हम जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वे सभी प्रश्न क्या है? तो सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कलकत्ता में स्थापित पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर क्या होगा? जॉन गिलक्राइस्ट पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? तो पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या किस्सा गोई। यह देखिए, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछ चुका है। प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या किस्सा गोई। तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वीपन। याद रखना, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। यहाँ देखिए, सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार है, यानी सदल मिश्र जो है हिंदी के पहले गद्यकार है। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला नासी केतोपाख्यान या चंद्रावती, यानी इसे चंद्रावती भी कहा जाता है, या फिर नासी केतोपाख्यान, जिसकी रचना काल 1803 ईस्वी है। दूसरा है रामचरित, यानी इनकी 2 प्रसिद्ध गद्य कृतियाँ कौन कौन सी है? तो नासी केतोपाख्यान या चंद्रावती, जिसका रचना काल 1803 ईस्वी है। और दूसरा है रामचरित, जिसकी रचना काल 1806 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया। आगे है, श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खान के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल, यानी लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी। तो लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। ये लल्लू लाल जी का क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किनकी रचना है? प्रेम सागर किनकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान या नासी केतोपाख्यान। प्रेम सागर किसकी रचना है? किसकी है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खान, नासी केतोपाख्यान। ये तो रचना है, ये तो कोई रचनाकार नहीं है। अब यहाँ सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की है या इंसा अल्लाह खान की है? तो अभी जस्ट चर्चा किए थे, प्रेम सागर किनकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। किनकी है? लल्लू लाल की है। अरे प्रेम के लाल, प्रेम के लाल, अरे प्रेम में तो लाल ही लोग क्या करते हैं? डूबते हैं। प्रेम के सागर में लाल ही लाल है, यानी प्रेम सागर लल्लू लाल।
अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खान या सदा सुखलाल। यह देखिए प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011, पीजीटी परीक्षा 2004 और आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछ चुका है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खान है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ऊपर प्रश्न था रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, यहाँ वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ए इंसा अल्लाह खान, बी सदल मिश्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी सदा सुखलाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक जो थे वे कौन थे? तो वे सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? और इनमें से कौन जो है कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खान, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या आंसर होगा? तो बताइए पोर्ट विलियम कॉलेज से किनका संबंध था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लूलाल जी का संबंध था। इनके अलावे और किनका संबंध था? तो सदल मिश्र का संबंध था। और किनका था? तो और जॉन गिलक्राइस्ट का संबंध था, क्योंकि ये तीनों का संबंध कहाँ से था? तो पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, लल्लूलाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र है। नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम क्या है? तो चंद्रावती है। ये भी प्रश्न आता है कि नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम क्या है? तो चंद्रावती है। लेखक सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नासिकेतोपाख्यान क्या है? सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी किनकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान की रचना है। प्रेम सागर किनकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लूलाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित या सूर्यभान चरित। तो याद रखना, रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है वह है उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित। ये किनकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खान की रचना है। देखिए प्रश्न आ गया ना, इंसा अल्लाह खान रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित, उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खान। तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खान। क्या होगा? इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खान या सदा सुखलाल। अरे सुख 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 किस में मिला? ये सुख सागर सदा सुखलाल, सुख सागर सदा सुखलाल और प्रेम सागर लल्लूलाल। सुख सागर सदा सुखलाल, प्रेम सागर
लल्लू लाल। ऐसे याद रखना ना, सुख सागर किनका है? तो सदा सुख लाल की रचना है। किनकी रचना है? सदा सुख लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीत के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सुख सागर में विष्णु पुराण की चर्चा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रामाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम रचना है, खड़ी बोली की प्रथम रचना है यानी पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दोहा, या आसी। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना है नासिकेतोपाख्यान। क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, जटमल, जल्लहन, नरपति नाल। गोरा बादल, अरे गोरा बादल जटमल, गोरा बादल जटमल, बादल ल, जटमल में भी अंत में क्या है? ल है। तो इसे याद करना है, गोरा बादल ल, जटमल, मल में भी क्या अंत में? ल है। तो गोरा बादल जटमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जटमल। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल जी, या हरदेव बाहरी। तो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? तो वे हैं सदल मिश्र जी। कौन है? सदल मिश्र जी। यह प्रश्न देखिए डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आ चुका है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने की थी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बलदेव, बी है लल्लूलाल, सी है जॉन गिलक्रास्ट, डी है सुनीति कुमार चटर्जी। तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? जॉन गिलक्रास्ट हैं। कौन है? जॉन गिलक्रास्ट हैं। इन्होंने ही खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता, तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता जो है जॉन गिलक्रास्ट हैं। मित्रों, आदिकाल से खासकर हिंदी साहित्य के इतिहास से जो हिंदी साहित्य का नामकरण से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न आता है परीक्षा में, वे सभी प्रश्न को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत थे। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मित्रों, आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, फिर भी हम कोशिश किएगा आपको रिवीजन करवा दूं। मित्रों, पिछले क्लास में हम आदिकाल का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए थे। इसमें हम उन प्रश्नों को देखे जो हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न थे, जो कई परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। और यहाँ जितने भी प्रश्न आज भी हम लेकर आए, सभी प्रश्न हर परीक्षा में आ चुके हैं। तो मित्रों, आप सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे और उसे बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है तो यहाँ से निश्चित ही आता है। तो सारे प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा बोलने में दिक्कतें हो रही थी, फिर भी हम रिवीजन करवा ही दिए।
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके जितना भी शेयर कर दीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न कई परीक्षा में आ चुके हैं। तो आपका रिवीजन होगा और रिवीजन करने से ही पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आता है। उसी के आधार पर आप क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। हम यहाँ देख रहे थे कई प्रश्न ऐसे थे जो एक ही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा कर पूछ रहा था। तो हर तरीके से हम प्रश्न को याद कर लेंगे कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय विजन क्लासेस पर एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कई हिंदी परीक्षा में पूछ चुके हैं। ये 45 महत्वपूर्ण प्रश्न हर परीक्षा में बार बार पूछते हैं। तो चलिए आज हम इन 45 प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं और परीक्षा से पहले हम तैयार हो जाते हैं, ताकि परीक्षा में बैठने के बाद जब ये प्रश्न हमारे सामने आए तो हम देखते ही इसका जवाब दें। चलिए प्रारंभ करते हैं 45 महत्वपूर्ण प्रश्न को और 10 नंबर पक्का कर लेते हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि भारतीय विजन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सिर्फ हौसला बढ़ता है और हम आपके सम्मुख हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्लास भी हो रही है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू रिवीजन भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न कई परीक्षा में आ चुके हैं सभी प्रश्नों का भी रिवीजन कराया जा रहा है। और यहाँ क्वेश्चन बैंक की भी फुल तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ आपको नोट्स भी फ्री में उपलब्ध है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? तो वीर गाथा काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल के भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। मित्रों, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है यह सबसे अधिक, आदिकाल का जो नामकरण है वह सबसे अधिक मतभेदों और विभिन्नताओं का विषय रहा है, क्योंकि जितने भी विद्वान रहे सभी ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल का नामकरण किए। यहाँ देखिए सभी के अनुसार क्या क्या नाम दिया गया है आदिकाल का, तो यहाँ हम सभी को एक एक करके देखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण या संधि काल कहा। ये सभी जितने भी विद्वान हैं सभी के द्वारा आदि काल का यहाँ नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध है मतलब इसमें देखिए बीजवपन काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधिवाचारण काल राम कुमार वर्मा, वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल ही नाम दिया था।
संधि व चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी सही है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, ये भी सही है, क्योंकि हम आपको बहुत सारे क्लास में बता भी चुके हैं कि सिद्धों से जो संबंध था वो राहुल सांकृत्यायन का बहुत अधिक था। सिद्ध से जब भी कोई प्रश्न आता है विद्वान को लेकर तो राहुल सांकृत्यायन ही वहाँ आंसर होते हैं। आगे देखिए, बीजवपन काल, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम बीजवपन काल ना रहकर क्या बोले हैं, तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिए हैं वे आरंभिक काल दिए हैं। क्या दिए हैं? आरंभिक काल। बीजवपन काल नाम किनका है? तो बीजवपन काल जो नाम दिया हुआ है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें युग्म अशुद्ध युग्म को चयन करना था, तो क्या होगा? बीजवपन काल मिश्र बंधु या युग्म क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो मिश्र बंधु ने क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध और सामंत काल कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था चारण व संधि काल। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था, यानी आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किए हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? यानी प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा या वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? देखिए यही प्रश्न अभी देखिए घुमा कर आ गया, वहाँ प्रारंभिक काल था, यहाँ आदिकाल आ गया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में आ चुका है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, डॉक्टर सी प्रसाद सिंह के द्वारा या राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो मित्रों हम आपको बताए थे कि सिद्ध सामंत जब आ गया तो किस विद्वान का स्मरण आएगा? तो एक ही विद्वान का स्मरण आएगा, राहुल सांकृत्यायन का, क्योंकि सिद्धों और सामंतों से इन्हीं का क्या था? जुड़ाव था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी? 84 बताई थी। और आदिकाल को क्या कहते? आदिकाल जो है वह सिद्ध और सामंतों का युग है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यानी सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न आ गया, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा।
अगला प्रश्न है, देखिए एक ही प्रश्न को कई परीक्षा में आ चुका है, इसलिए हम आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले बताए थे कि यहाँ हम जितने भी प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यहाँ 45 जो प्रश्न लेकर आए हैं ये हर परीक्षा में आ चुके हैं और सभी परीक्षा में बार बार आ चुके हैं और बार बार आ ही रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने निश्चित है। ऊपर देखिए एक ही प्रश्न कई बार आ चुका है। पीजीटी परीक्षा 2004 में आया, यहाँ देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में यही प्रश्न आया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया था। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा या सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? देखिए यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2005 में आ चुका है। तो आदिकाल के लिए बीजवपन काल का नामकरण किसने किया है, यानी आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ये है राहुल सांकृत्यायन, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजवपन काल, बीजवपन काल, तो क्या आंसर होगा? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो बीजवपन काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो क्या आंसर होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक ही प्रश्न कई बार कई परीक्षा में आ चुके हैं मित्रों, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिवीजन कर ले, रिवीजन करने के बाद जब आप परीक्षा में बैठिएगा तो आपको पता होगा प्रश्न कैसे परीक्षा में आ रहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरकाल नाम किसने किया है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राम कुमार वर्मा ने? वीरकाल, वीर, वीर यानी विश्व, विश्व को जीतने वाला ही वीर कहलाता है। तो वीरकाल यानी विश्व, यानी विश्व को जो जीत जाता है वही वीर कहलाता है। तो वीर गाथा काल यानी वीरकाल क्या होगा? तो वीरकाल सिर्फ होगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ कंफ्यूजन होगा वीर काल और वीर गाथा काल। वीर गाथा की बात हो यानी वीर गाथा लग गया, वीर के साथ गाथा लग गया तो रामचंद्र शुक्ल, और सिर्फ वीर है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, क्योंकि आदिकाल से ही प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम काल को आदिकाल नाम दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नाम जो है वो आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वीरकाल, बिल्कुल है। वीरकाल किसने कहा था? तो वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद। वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चारण काल, चारण काल किसने कहा था? तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। सिद्ध और सामंत काल, सिद्ध सामंत जैसे आ गया क्या होगा? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। यानी ये तीनों नाम क्या है? ये तीनों नाम आदिकाल के, परंतु गद्य काल है इसका संबंध कहाँ से है? तो गद्य काल का संबंध आधुनिक काल से है। किससे है? आधुनिक काल से है। तो इसमें यह ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। जबकि प्रश्न में है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आदिकाल का नाम नहीं है? तो गद्य काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो क्या होगा सही आंसर? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। तो ये तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है? गलत हो गया।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा बताइए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। तो मिश्र बंधु ऑप्शन बच गया। मिश्र बंधुओं ने आदि काल को क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो मोहन अवस्थी ने कहा है। किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने कहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो मोहन अवस्थी ने कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा, जबकि वासुदेव सिंह ने क्या कहा? तो उद्भव काल कहा। क्या कहा? उद्भव काल कहा। अब यह अगला प्रश्न है, यहां मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ नीचे कूट भी दिए हुए हैं, है ना। इसे सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो वीर गाथा काल कहा। तो ये का दूसरा हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। बी का चौथा हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? तो सिद्ध सामंत काल कहा। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। तो डी का पहला हो जाएगा। तो मित्रों अब यहां मिलाते हैं। मेरा सूची कैसे जाएगा? मेरा सूची जाएगा ए का तीसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो सही आंसर क्या होगा? कैसे लेके चलना है? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है ए का दूसरा। कहाँ पर है? मेरा यहाँ पर है। तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि इधर ऑप्शन में ए का दूसरा और कहीं नहीं है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मिला भी दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? ऑप्शन नंबर ये है बच्चन सिंह, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो सही आंसर क्या होगा? तो गद्य की बात हो तो गद्य का संबंध किससे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिए थे? गद्य काल नाम दिए थे। और उसे क्या किए थे? उसे अलग अलग खंडों में बांटे थे। गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में क्या किए थे? विभक्त किए थे। और गद्य काल जो नाम दिए थे वे कौन दिए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिए थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया। गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925। फिर दूसरा है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, जिसे प्रथम उत्थान माना जाता है, जिसका समय सीमा दिए हैं संवत 1925 से 1950। फिर है गद्य साहित्य का प्रसार, जिसे द्वितीय उत्थान माना जाता है, जिसका समय दिए हैं संवत 1950 से 1975। और चौथा है गद्य साहित्य के वर्तमान गति, जिसे तृतीय उत्थान कहा जाता है, जिसका समय सीमा दिए हैं संवत 1975 से आगे।
अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1000 से, संवत 1050 से, संवत 1075 से और संवत 1100 से। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो समय सीमा माने हैं वे समय सीमा माने हैं संवत 1050 से। यहाँ देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका नामकरण किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला आदिकाल, जिसे उन्होंने पहले वीरगाथा काल नाम दिया था, संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल, जिसे पहले उन्होंने भक्ति काल नाम दिए थे, जिसका समय सीमा दिए थे संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीतिकाल भी नाम दिए थे, जिसका समय सीमा है संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। उसके बाद है आधुनिक काल, जिसका पहले उन्होंने गद्य काल नाम दिए थे, जिसका समय सीमा है संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत। तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटे थे। उसमें नामकरण किए थे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। जबकि अनेक विद्वानों द्वारा यह कहने से कि वीरगाथा काल सार्थक नहीं है, आदिकाल सार्थक है, तो उन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया और उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को भी क्या किया? स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से, 700 ईस्वी से, 1050 ईस्वी से या 1000 ईस्वी से? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो माने हैं वे 693 ईस्वी से माने हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों यानी संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमानिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कितना से मानते हैं? तो 693 ईस्वी से मानते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है लौकिक संस्कृत, बी है वैदिक संस्कृत, सी है प्राकृत और डी है पाली। तो बौद्ध धर्म की बात हो तो भगवान बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे। तो जब भी बौद्ध धर्म से अगर भाषा की बात हो तो आपका सीधा भाषा क्या हो जाएगा? तो आपका भाषा पाली भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली भाषा हो जाएगा। कि बौद्ध धर्म से जब भी भाषा की बात हो तो पाली भाषा ही होगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लेना। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। भगवान बुद्ध भी क्या थे? भगवान बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे वे बौद्ध धर्म में ही पाली भाषा में ही देते थे। प्राकृत भाषा के विविध रूप में है कौन सा? पाली। उसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा भी पहुंची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, ढोला मारूरा दोहा, भारतेश्वर बाहुबली रास या जय मयंक जस चंद्रिका? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की जो रचना है वो प्रथम रचना कह सकते हैं। तो प्रथम रचना कौन सा है जो अपभ्रंश से प्रभावित है? वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की प्रथम रचना है। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसका रचना काल 1184 ईस्वी है। मुनि जिनी विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित्र रस की भी रचना की। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? तो हिंदी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश से प्रभावित अगर हिंदी की प्रथम रचना की चर्चा हो तो आपका आंसर क्या होगा? भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगण रास और जय मयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। कौन सी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली रास है। कैसे याद करना है? शाली बलि, बलिशाली याद रखना, बलिशाली बलिशाली बलिशाली। तो भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना क्या होगा? शालिभद्र सूरी होगा, यानी बलिशाली, बलिशाली याद रखना, बलशाली, बलि बाहुबली शालिभद्र, यानी भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। बलिशाली याद रखना, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल, दलपति विजय। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरित रास के भी रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी ही है। भारतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित रास, ये दोनों किनकी रास ग्रंथ है? तो दोनों शालिभद्र सूरी की ही रास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? जय मयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर बेल और ढोला मारूरा दोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? जैसे ही आपके सामने आ गया अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो आप सीधा जवाब आपका क्या होगा? पतंजलि। क्या होगा? पतंजलि। पतंजलि ने ही अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख किए हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। तो अपभ्रंश के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हुए, यानी प्रथम प्रयोग करने वाले कौन हुए? तो पतंजलि हुए। अगला प्रश्न है, अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण भाषा, परिनिष्ठित भाषा, ग्रामीण भाषा या परिनिष्ठित प्राकृत, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो क्या होगा सही आंसर? तो अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण भाषा अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा। तो क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। अवहट शब्द में शिक्षा शब्द के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? शिक्षा। समाससी अधक खा, शिक्षा। इसे याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो चर्या गीत और दोहा कोश किनकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आगे तो जान लीजिए कि सिद्धों से इनका संबंध है। तो चर्या गीत दोहा कोश लिखने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो बौद्ध सिद्ध है सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा का चर्या गीत और दोहा कोश दोनों किनकी रचना है? तो दोनों रचना सरहप्पा की रचना है। सिद्ध का बात हो तुरंत किनका नाम आता है? विद्वान राहुल सांकृत्यायन। इसे याद रख लेना, क्योंकि यह निश्चित है कि अगर सिद्ध से सवाल आ गया और विद्वान की बात हो तो सिर्फ राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, यानी सर्वसम्मत द्वारा किन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? कबीर को, सूरदास को, सहरपाद को या विद्यापति को? सहरपाद को सरहप्पा भी कहा जाता है। सहरपाद को क्या कहा जाता है? सरहप्पा भी कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा? तो अधिकांश साहित्यकारों ने
सरहप्पा को ही, सहरपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। हिंदी का अगर प्रथम कवि का बात हो तो हिंदी का प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? सरहप्पा हो जाएंगे, सर्वसम्मत द्वारा है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने कहा था? तो अभी विद्वान का नाम आएगा। तो आपको पता ही है कि सिद्धों से संबंध किनका था? तो सिद्धों से संबंध राहुल सांकृत्यायन का था। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाले कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा, वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा। जबकि सर्वसम्मत द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा था। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। कितनी थी? 84। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को किसने कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने किसे कहा हिंदी का प्रथम कवि? तो शालिभद्र सूरी को कहा। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि है, यानी सिद्धों में प्रथम कौन थे? सरहप्पा, कनप्पा, कुंडरिप्पा, शेरपा। तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोप्पा, सरहप्पा, गोरछप्पा या लुइप्पा। तो सिद्धों में प्रथम कौन थे? तो सिद्धों में प्रथम सरहप्पा थे। अगला प्रश्न है, सरहप्पा या सहरपाद एक ही बात हुआ। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहप्पा या सरहपाद दोनों एक ही बात हुआ। तो सरहपाद या सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो सरहप्पा का संबंध किससे था? तो राहुल सांकृत्यायन से था। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना। सरहप्पा को सहरपाद भी कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? देखिए, एक ही प्रश्न को फिर से घुमाकर पूछ दिया है। इसके पहले प्रश्न था सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो वहाँ सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना। अब यहाँ उल्टा पूछ दिया है, राहुल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना गया था? तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को ही माना गया था। और सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रथम कवि माने। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू है। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक सहजयान सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है। सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। हिंदी का, प्राकृत का, पाली का या अपभ्रंश का। तो प्राकृताभास, तो प्राकृताभास का संबंध किससे होगा? तो प्राकृताभास का संबंध अपभ्रंश से होगा। किससे होगा? अपभ्रंश से होगा। प्राकृताभास हिंदी किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? यानी किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो समय दिए थे 10वीं से 14वीं शताब्दी तक दिए थे?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखे थे। वे कौन रखे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल नाम देने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल को 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक बताए। अभी से महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों के एमसीक्यू का अंतिम प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा या राहुल सांकृत्यायन ने कहा? तो अपभ्रंश को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का जो देन है वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को है। किसे है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। यह कथन किनका है? यह देन जो है पुरानी हिंदी का काल कथन का देन जो है वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। यह प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में आ सकता है कि प्रथम काल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? तो प्रथम काल को पुरानी हिंदी काल जो नाम दिए हैं वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिए। मित्रों, 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समूह का आज उपस्थित थे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप रिवीजन जरूर करना। परीक्षा में बैठने से पहले जितने भी प्रश्न कई परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो, जीसी नेट हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, हर परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आपके समूह कभी उपस्थित है और सभी प्रश्नों का एक बार फुल रिवीजन कर लेना। और रिवीजन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा परीक्षा में सवाल किस प्रकार आता है, ताकि आप परीक्षा में जाने से पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज को रिवीजन करके अपने आप को तैयार कर ले। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।